हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 17 है इसका। इससे पहले मैं 16 वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है, यहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कस करती हूँ कोई भी क्वेश्चन होता है उसके सारे पार्ट्स को, ताकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई और भी क्वेश्चन अगर बनते हैं ना एग्जाम में, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में अटैम्प्ट अच्छे से कर पाएँ। DSSB के साथ साथ ये PGT कॉमर्स का आपका कोई भी एग्जाम है, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, NVS या KVS कॉमर्स से रिलेटेड, सबके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस आपके कॉमर्स के ही होते हैं। बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है DSSB का, तो इसीलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चाहे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, NVS के लिए या KVS के लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 86 है ये, क्योंकि इससे पहले मैं 85 क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। व्हेन अ सीमेंट मिल, अ स्टील मिल एंड अ केमिकल कंपनी कंबाइन, दिस इज द केस ऑफ। जब एक सीमेंट कंपनी, स्टील मिल और एक केमिकल कंपनी आपस में कंबाइन हो जाती हैं, तो ये कौन सा केस होता है? ऑप्शंस आर डायगोनल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन या फिर सर्कुलर कॉम्बिनेशन। अब आपको बताना है, आई होप कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जब या दो से तीन कंपनी आपस में मिल जाती हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब आपको बताना है कि सीमेंट मिल, स्टील मिल और केमिकल मिल आपस में मिल रही है, तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, देखो, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बेसिकली आपके 5 टाइप्स के होते हैं यहाँ जो दिए हुए हैं: हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन एंड डायगोनल कॉम्बिनेशन। अब इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जब सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज जब आपस में मिल जाती है ना, मतलब कि सेम काइंड का जिनका बिजनेस होता है, वो कंपनीज जो सेम लेवल पे काम कर रही हैं वो मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। वो एंटरप्राइजेस जो सेम लेवल पर काम कर रही हैं और वो कंबाइन कर लेती हैं आपस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका टेक्सटाइल मिल हो गया या फिर आपके शुगर मिल, सपोज करो दो अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं, वो शुगर मिल हैं, वो आपस में मिल जा रही हैं, तो वो क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट होता है वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्या है, सेम लेवल, तो डेफिनेटली वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या है, सेम लेवल पर नहीं होता। जब एक ही टाइप का काम करने वाली जो अलग अलग चेन्स होती हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक कंपनी है बी, ठीक है, और ये क्या करती है? गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ठीक है। अब गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको क्या चाहिए होगा? कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है, तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा बेसिकली। तो एक ए कंपनी है जो इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। फिर जब इनका गारमेंट मैन्युफैक्चर हो जाता है, फिर ये सी को सप्लाई कर देते हैं और सी इसको क्या करती है? सेल करती है, ठीक है। अब क्या करे, बी वाली कंपनी जो है इसके साथ भी जाके मिल जाए, ए के साथ जो इसको रॉ मटेरियल सप्लाई करी थी, और सी के साथ भी जाके मिल जाए जो बेसिकली इनके गारमेंट्स को आगे सप्लाई करी थी कस्टमर्स तक। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉम्बिनेशन। देखो, इनका जो काम है वो एक ही तरीके का, एक ही प्रोडक्ट का, ये इसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, राइट, लेकिन जो लेवल है ना वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर कॉम्बिनेशन। सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब अलग अलग एरिया में काम करने वाली एंटरप्राइजेस आपस में मिल जाती हैं उसको बोलते हैं हम सर्कुलर कॉम्बिनेशन। जैसे कि अभी हमने सीमेंट और स्टील मिल का देखा, उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपस में मिल गए, ठीक है। तो ऐसे ही जब अलग अलग एरिया से आके एंटरप्राइजेस आपस में कंबाइन हो जाती हैं उसको बोलते हैं सर्कुलर कॉम्बिनेशन, और फिर ये एक ही आउटलेट से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट इज लेटरल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है कि जब अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट की जो प्रोड्यूसिंग कंपनी होती है वही मिलती हैं, लेकिन वो होती हैं अलाइड इन सम वे, कहीं ना कहीं उनके बीच में कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रेडियो, फैन एंड हीटर, अगर ये सब कंपनी है ये आपस में मिल जाएं तो इनका, अब रेडियो का अलग है और फैन का देखो अलग प्रोडक्ट है, रेडियो एक अलग प्रोडक्ट है, राइट, लेकिन इनमें कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? ये सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं ये सारी। तो अगर ये ऐसी कंपनीज आपस में मिल जाती हैं उसको बोलते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन। एक होता है डायगोनल कॉम्बिनेशन। ये डायगोनल कॉम्बिनेशन क्या होता है? रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मेन फर्म विद द
एंसिलरी सर्विसेज मतलब जो मेन फर्म है ना वो उन फर्म्स के साथ जाके मिल जा रही है जो उनको एंसिलरी सर्विसेज या फिर एक्सिलरी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कराती है, उनको हेल्प करती हैं ट्रेड करने में, उनके साथ वो मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कंबाइंस अ रिपेयर वर्कशॉप, मतलब अगर कोई सपोज इलेक्ट्रिक कंपनी है वो एक रिपेयर वर्कशॉप के साथ कंबाइन कर लेती है ताकि उसको टूल्स वगैरह मशीन्स वगैरह एक बेटर ऑर्डर में मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल कॉम्बिनेशन। तो आई होप सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज, जो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर इंटर स्केलर, एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर इंट्रा स्केलर, या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो हमें स्केलर का मीनिंग पता होना चाहिए। देखो स्केलर कम्युनिकेशन क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जो चेन होती है आपकी स्केलर चेन उसको फॉलो करता है, ठीक है। इस तरीके से या तो कम्युनिकेशन आपका डाउनवर्ड होगा या कम्युनिकेशन आपका अपवर्ड होगा, ठीक है। इसमें बीच में कोई भी लेवल आप स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आती है, हमारा आंसर जो है इसी में से एक है, इंट्रा स्केलर या फिर इंटर स्केलर या फिर इंट्रा स्केलर। ओके, अब कौन सा वाला है? तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, अगर मैनेजर और एम्प्लॉई हैं तो वो एक ही चेन के अंदर होंगे ना, और एक ही चेन के अंदर होंगे, दैट मीन्स इंट्रा स्केलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंटर स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मतलब है कि आप एक ही चेन में नहीं हो, ठीक है। मैनेजर और एम्प्लॉय वो दोनों एक ही चेन में नहीं है, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन इंटर स्केलर क्या हो गया? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन तो नाम से समझ में आ रहा है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो गया हमारा? एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको बताना है इंडियन रेलवे इनमें से किसका एग्जाम्पल है? अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, अ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें यहाँ पे सबका देखो पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ना, वो जो किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्रॉपर कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है उसके लिए काम कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होती है? जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई जाती है। और एक गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट के 51% से ज़्यादा शेयर होते हैं, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब आप बताओ इंडियन रेलवे क्या है? यस, इंडियन रेलवे इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, राइट। तो एक ये मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, दैट मीन्स इट इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ओके, तो कोई कंफ्यूजन मत रखना, इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बेसिकली होती क्या है? एंटरप्राइजेज रन एज अ सेपरेट फुल फ्लेज मिनिस्ट्री एज अ मेजर सब डिवीजन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करती है या उनके सब डिवीजन के फॉर्म में काम करती है। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो अभी हमने पढ़ा? रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विसेज जो होती हैं आपकी, ये आती है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, और रेलवे आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर। तो ये सारे क्या है हमारे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एक हमने पढ़ा था यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट की जाती है, दीज आर कॉल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल LIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, दीज ऑल आर दी पब्लिक कॉर्पोरेशन की एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन in which at least 51% of paid up share capital held by the central government or the state government or partly by both, मतलब जिसमें या तो शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो शेयर 51% या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर दोनों का मिला के 51% शेयर हो, या उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, नो मैटर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? हमारे एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, या फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ये तो हमने पढ़ा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स में, है ना, मैनेजमेंट के। तो अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर सकते हैं, आपका जो काम है आप अपने सबऑर्डिनेट को उसकी अथॉरिटी दीजिए तो वो काम कर देगा और वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेगा उस काम के लिए। फिर
रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो ये ऑप्शन तो हमारा देखो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, पहले हम थर्ड वाला पढ़ते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर, इसने ये बोला हुआ है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ नहीं जाते। तो जब आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा होगा कभी, तो आपने पढ़ा होगा जिस पर्सन को आप अथॉरिटी प्रोवाइड कराते हो वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके पास अथॉरिटी नहीं होगी वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, जिसके पास अथॉरिटी है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, राइट। अगर अथॉरिटी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा वो पर्सन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई हमारी। अब यहाँ पे इसने सेकंड वाला जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है वही उस चीज़ के लिए क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होगा। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास अथॉरिटी है ना तो रिस्पॉन्सिबल भी आप ही रहोगे, आप और किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ये इसका मतलब है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड इज द राइट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एल्टन मायो इज मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू, एल्टन मायो जो है मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है किसका, क्लासिकल अप्रोच का, ब्यूरोक्रेसी का, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का, या फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो पहली बात तो एल्टन मायो तो आप अच्छे से कहीं नोट बना लो और इसको लिख लो, क्योंकि एल्टन मायो DSSB का बहुत फेवरेट टॉपिक है। एल्टन मायो से ये एक पर्सन है, इनसे क्वेश्चन आते ही आता है। ओके, तो एल्टन मायो जो है कॉन्ट्रीब्यूटर है किसके, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के, या फिर ह्यूमन बिहेवियर के आप बोल सकते हो इनको। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया, या फिर साइकोलॉजी आप जिसको बोलते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मायो हेल्प टू ले द फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड वॉज नोन फॉर हिज इंडस्ट्रियल रिसर्च इंक्लूडिंग द हॉथॉर्न स्टडीज, मतलब इनकी बहुत फेमस एक स्टडी रही है हॉथॉर्न स्टडी। एक हॉथॉर्न प्लांट था जहाँ पे इन्होंने ये स्टडी की थी। एंड इस बुक द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन 1913 की बुक का भी नाम है। तो ये हॉथॉर्न स्टडी तो जरूर याद कर लो किससे रिलेटेड है, एल्टन मायो से। और एल्टन मायो क्या है, ह्यूमन रिलेशन के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप जो भी हमने आज डिस्कस किया आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कुछ कुछ आप भी खुद से पढ़ते रहा करो, इसके नोट्स बनाते रहा करो और बीच बीच में उनको पढ़ते रहा करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराया करो भाई कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे अपने आप को और इम्प्रूव कर पाऊँ आपके लिए। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।